कार्बोहाइड्रेट हम खाते हैं। कार्बोहाइड्रेट शरीर की एनर्जी है। हमारे भोजन के अंदर खासकर जो नॉर्थ इंडिया के हम साथी हैं, 70% से भी अधिक कार्बोहाइड्रेट, सारे भारत का यही हाल है, हम कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा खाते हैं। लेकिन ये ना समझना कि दूसरों के नहीं है, ये रोग दूसरों को भी उतना ही। जब कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट मतलब कार्बोहाइड्रेट अनाज, जितने भी अनाज हैं वो कार्बोहाइड्रेट हैं, जितनी भी दालें हैं, जितनी भी सब्जियां हैं, सब में कार्बोहाइड्रेट का भाग है। शरीर उसको ग्लूकोज के रूप में कन्वर्ट करता है और जब पचाता है, जब भोजन पचने के लायक बनता है, फिर वो मेरे रक्त में ग्लूकोज के रूप में वो एनर्जी मेरे शरीर को मिलनी शुरू होती है। अब जो ये एनर्जी रक्त में ग्लूकोज के रूप में मेरे शरीर में जो आई है, जो शक्ति आई है, या स्टार्च के रूप में या ग्लूकोज के रूप में, वो अगर मेरी कोशिकाओं को मिल जाती है, कोशिकाओं तक पहुंच जाती है, तो वो रक्त में नहीं रहती, वो रक्त मेरा ठीक रहता है, वो मेरी नस नाड़ियों में फिर जमेगा नहीं, क्योंकि उसमें रक्त में है ही नहीं ग्लूकोज इतना। अगर रक्त में से ग्लूकोज, कोशिकाएं ग्लूकोज को नहीं लेती, या लीवर उसे ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर नहीं करता, या मेरी मांसपेशियों में वो रक्त जो है, मेरी मांसपेशियों में भी जो ग्लूकोज है वो भाग स्टोर नहीं हो पाता, या जो मेरे वसा के जो तंतु थे उनके अंदर भी वो वसा, ये जो ग्लूकोज था रक्त के अंदर, ये नहीं जाता, तो वो ग्लूकोज जो है वो मेरी नसों के अंदर जम धीरे धीरे, ये बहुत ही स्लो बढ़ने वाला रोग है। आपका नस नाड़ियों में वो जो अधिक मात्रा में ग्लूकोज है, जो मीठापन है मेरे रक्त के अंदर, वो नस नाड़ियों में जमना शुरू हो जाता है, क्योंकि रक्त को तो वो चाहिए नहीं इतना। इसके लिए एक हार्मोन की जरूरत होती है हमें। वो हार्मोन क्या होता है, वो मेरी पेड़ू के नीचे, पेट के नीचे और मेरी नाभि के ऊपर मध्य में एक जीभ के आकार की एक ग्रंथि है, जो अंतःस्रावी ग्रंथि है, जिसको हम पैंक्रियाज कहते हैं। ये एक हार्मोन तैयार करता है, इंसुलिन। अगर ये इंसुलिन की मात्रा आपको ये क्या, इस इंसुलिन का काम क्या होता है, ये ट्रांसपोर्टर है मेरी रक्त की शर्करा को कोशिकाओं तक पहुंचाने की। या ये पैंक्रियाज दूसरा काम क्या करता है, ये लीवर के साथ मिलकर जो रक्त में शर्करा अधिक मात्रा में आ गई है, उसे अपने भविष्य के लिए स्टोर करना शुरू कर देता है, अपनी मांसपेशियों में, अपनी रक्त की जो अपनी कोशिकाओं में नहीं स्टोर होता, मतलब रक्त के टिश्यूज होते हैं उसके अंदर ये स्टोर हो जाता ना, वसा के टिश्यूज होते हैं जिसमें स्टोर होना शुरू हो जाता है। लेकिन जब इनका तालमेल बिगड़ जाता है, अब आप समझोगे, मैं इसलिए आपको डिटेल में बता रहा हूं, जब आपस का ये तालमेल बिगड़ जाता है, तब ये शर्करा, ये ग्लूकोज, ये स्टार्च मेरे रक्त में ही मौजूद रहता है, ना तो वो स्टोर हुआ, ना वो कोशिकाओं तक पहुंचा। उधर कोशिकाओं बगैर एनर्जी के मरे जा रही हैं, क्योंकि उनको ग्लूकोज नहीं मिला। वो प्रोटोप्लाज्म का भाग है, वो जो मेरी कोशिकाओं के द्रव्य हैं उसका मुख्य भाग है। अगर वो उसे नहीं मिलेगा तो उसकी ऊष्मा, ऊर्जा वो खत्म हो जाएगी, आप एनर्जी लेस हो जाओगे, आप टूटा टूटा शरीर रहेगा, आप कोई काम नहीं कर पाओगे। उधर से रक्त में नस नाड़ियों को एथेरोस्क्लेरोसिस की बीमारी होनी शुरू हो जाती है, रक्त में जमा होना शुरू हो जाएगा। अब तो कितनी एक बीमारी, यानी कि एक बीमारी दूसरी बीमारी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, मतलब एक ये बीमारियों का समूह बन जाता है। और इलाज आपका भोजन
और दूसरा पेंक्रियाज की एनर्जी को बनाए रखना ताकि वो उस एक शक्तिशाली इंसुलिन बनाए, उनके संतुलन को बनाए रखना, छोटी आंत, लीवर और पेंक्रियाज के स्राव के संतुलन को बनाए रखना, ये आपका दायित्व है। आओ एक आसन और करें, इस संतुलन को समझेंगे। करेंगे अर्ध मस्तेंद्र आसन, दोनों पांव सामने। अच्छा, आप आसन पर उठकर बैठ जाएं। आप शवासन में लेते हैं, मुझे दिखाई नहीं दे रहे वैसे। अच्छा, दाएं पांव मोड़ लें, दाएं पांव को मोड़ लें, बाएं पांव के नीचे से बाएं नितंब के पास ले आए। पांव पर बैठना नहीं है, पांव पर बैठना नहीं है। पांव बाएं नितंब की एड़ी, जो दाएं पांव की एड़ी है, बाएं नितंब को छूने लगे। अब बाएं पांव को दाएं घुटने के साथ ले आए, खड़ा कर लें उसको। घुटने पे घुटने को लिटाना नहीं है, बाएं पांव को सीधा रखें। अब दाएं हाथ को घुटने के मध्य से लाते हुए बाएं पांव के पंजे को पकड़ें। दाएं हाथ से बाएं पांव के पंजे को पकड़ लें। दाएं हाथ से बाएं घुटने को दबाते हुए उसके पंजे को, बाएं पांव के पंजे को पकड़ लें। बायां हाथ कमर पर ले आएं और धड़ को पीछे की ओर मोड़ दें। आपके पेंक्रियाज खिंच गए, उनकी हेल्थ सुंदर बनती जा रही है। खींचकर बैठें, 15 सेकंड इस भाव में बने रहें। आपका एक सुंदर संतुलन बन रहा है अब आपके लीवर का, पेंक्रियाज का और डियोडिनम का, जो मेरी छोटी आंत का सबसे ऊपर का भाग है, उसके अंदर। आप सब आंखें बंद करके इसे देखें, उन अंगों को। जिस अंग को देखोगे वो अंग खुश हो जाएगा कि आपने उसकी ओर ध्यान दिया। रुकेंगे, वापस धीरे धीरे वापस। अब दूसरी ओर से पैर सामने की ओर। अब बाएं पांव को मोड़ लें और दाएं नितंब के पास एड़ी ले आए। एड़ी पर बैठना नहीं है, सिर्फ एड़ी दाएं नितंब को छुएगी, बाएं एड़ी, और दाएं पांव को बाएं घुटने के साथ में खड़ा कर। पंजे को घुटने से आगे नहीं निकलने देंगे। अब बाएं हाथ से दाएं घुटने को दबाते हुए उसका पंजा पकड़ेंगे। दूसरा हाथ कमर पर, धड़ से शरीर को पीछे की ओर मोड़ दें, खींच लें पूरा। पीठ गर्दन सीधी रखेंगे, श्वास भरकर रुकेंगे, आंखें बंद रखें। अपने उन अंगों को देखेंगे जो खिंच गए हैं। अब आपके पेंक्रियाज, आपका डियोडिनम, आपका लीवर, तीनों में एक संतुलन बन गया है। आप देखें, अंतर्मुखी होकर देखें। रुकेंगे थोड़ी देर के लिए ताकि अंगों का प्रभाव, इनका तालमेल, इनके अंदर इंसुलिन की मात्रा वो पूरी तरह से आपकी बॉडी को मिल जाए। दिन भर काम आएगी ये स्थिति आपके। धीरे धीरे वापस। दोनों पांव सामने फैलाएं, दोनों हाथ दाईं ओर रखते हुए वज्रासन की स्थिति में आ जाएं। आंखें बंद। दोनों एड़ियां खुली हुई, नितंब एड़ियों के मध्य में, आंखें बंद रखेंगे। आप
अब आपके रक्त का जो संचरण है, आपने एक लॉकिंग कर दी है। आप देखेंगे खुद, आंख बंद करके खुद अंतर्मुखी होकर देखें अपने शरीर को। अंदर से शरीर को देखना शुरू करो, बाहर से नहीं। अंतर्मुखी होने का अभ्यास करो। आपकी पिंडलियां जंघाओं से दबी हैं, यहां रक्त की नितंब के पास लॉकिंग हो गई है। आपके पाचन और निष्कासन के अंगों पर रक्त की मात्रा प्रचुर मात्रा में, वो क्योंकि पैरों में जो नहीं जा रहा वो वहां पर रुक गया। आपकी उनको शक्ति मिल रही है, वो शक्तिशाली हो रहे हैं। आप खाना खाकर भी इस क्रिया में बैठेंगे। एक आसन और करेंगे, मंडूक आसन। दोनों मंडूक आसन की पहली स्थिति, दोनों मुट्ठियां, हाथों की मुट्ठियां बंद कर लें, अंगूठे नाभि के नीचे लगा लें, दोनों मुट्ठियां मिलाकर अंगूठे, आपका प्रयास हो कि अंगूठे पेड़ू के थोड़ा सा नीचे की ओर, अब कमर से आगे की ओर बेंड होते आए। श्वास निकालते जाएं, पेड़ू पर दबाव डालते जाएं, पृथ्वी के बिल्कुल समानांतर आ जाएं। श्वास को निकाल लें या लेते रहें, लेकिन मुट्ठियों का दबाव नाभि के नीचे बना रहेगा। आपका ट्रेवर्स कोलन और पेंक्रियाज के भाग के अंदर सुंदर संतुलन है। मधुमेह के रोग को रोकने की शक्ति है आसन में। रुकेंगे, बहुत सुंदर क्रिया है। रुकने का प्रयास, स्थिर सुखम आसनम, धीरे धीरे वापस। आप यहीं से अपने पेट पर लेट, शिथिल आसन दाईं ओर। विश्राम स्थिति, बहुत सुंदर। पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति मेरे रक्त के अंदर मौजूद लौह से मिलकर उनको सक्रिय कर रही है। आप पूर्ण रूप से तनाव मुक्त हो रहे हो। जो आपके हार्मोन हैं, खासकर जो एड्रेनल के, कोर्टिसोल के, जो मुझे तनाव पैदा करते हैं, वो शांत हो रहे हैं। आपको नींद आ जाती। एक फेफड़ा दब गया, एक है, कहने को विश्राम है, लेकिन ये प्रोन पोजीशन आपने देखा होगा कोविड के समय में सबसे कारगर थी। वही काम आपके साथ शरीर से हो रहा है प्रतिदिन, उनकी क्षमता बढ़ रही है। जब ये स्थिति मेरे शरीर की बनने लगती है, यानी कि जो रक्त है उसके अंदर शर्करा की मात्रा यानी ग्लूकोज की मात्रा, शुगर की मात्रा बढ़ने लगती है, तो एक काम और शुरू हो जाता है। मेरी पेंक्रियाज बार बार इंसुलिन शरीर में उंडेलती हैं। उससे क्या एक दोष और पैदा होता है। जरा देखो दोष का काम। जब शरीर आएगी तो भूख लगेगी, वो व्यक्ति और खाना खाने लगा है, जबकि उसे उसको रोकना चाहिए था कि इंसुलिन की मात्रा बार बार शरीर को, पेंक्रियाज को छोड़नी पड़े, क्योंकि उस शर्करा को वहां से रक्त से हटाने के लिए जो आक्रमण हुआ है शुगर का, उसको निकालने के लिए शरीर ऑटोमेटिकली इंसुलिन रिलीज करता है। उससे क्या होते हैं, जो हार्मोन, जो घरेलिन का हार्मोन है मेरे पेड़ू के अंदर, वो मुझे भूख की मात्रा बढ़ा देता है शरीर में। और उससे क्या हुआ, जो शर्करा बढ़ी हुई थी वो इंसुलिन कमजोर होने के कारण वो
कोशिकाओं तक तो नहीं पहुंची, लेकिन इंसुलिन की मात्रा और रक्त में बढ़ गई। मैंने और खाना खाया और भोजन किया। अब रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट ये हुआ कि वो शर्करा जो मेरी पहले ही ज्यादा थी वो और बढ़ गई, वो रक्त में और बढ़ गई। इसको हम इस जो आजकल हम जिसको कहते हैं, जो इंसुलिन प्रतिरोध जिसको बोलते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस जिसको बोलते हैं, वो स्थिति मेरे शरीर में पैदा होने लगी। एक इंसुलिन की मात्रा मतलब इतनी बढ़ गई कि मतलब उधर से मेरा भोजन बढ़ गया, मेरे वेस्ट लाइन बढ़ने लगेगी, मुझ में मोटापा आने लगेगा। मेरी वेस्ट लाइन आप ध्यान करिए, अगर महिलाओं में 35 इंच से ज्यादा बढ़ती है तो आप समझिए कि शुगर के रोग के शिकार हो सकते हैं। पुरुषों की 40 इंच। आप कोशिश करें कि वो रही, उम्र के साथ बढ़ती तो हैं, लेकिन ध्यान करिए इस बात का। दूसरा, आपका बीपी बढ़ने लगेगा। अगर वो 140 और या 100 से ऊपर होने लगे तो आप समझ लीजिए कि आप शिकार हो सकते हैं। ये बहुत स्लो किलर है, पता भी नहीं चलता। बीपी भी और शुगर भी दोनों ही साइलेंट किलर माने जाते हैं। पता नहीं चलता व्यक्ति को जब तक आप टेस्ट ना करा लें। आप टेस्ट जरूर करा लें। फास्टिंग ग्लूकोज का लेवल 100 से ऊपर रहने लग जाता है। 100 mg मतलब होना चाहिए, वो 80 से नीचे 100 से ऊपर जब रहने लग जाता है तो आप समझ लीजिए कि मतलब गड़बड़ होने लग गई। आप सावधान हो जाइए अपनी एक्सरसाइज के प्रति, अपनी दिनचर्या के प्रति, अपने भोजन के प्रति। HDL का लेवल वो लेस होने लगता है। देखो, एक HDL मतलब वो HDL एक अच्छा कोलेस्ट्रॉल है। कोलेस्ट्रॉल को ये मत समझा करो कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया। कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, अगर HDL आपका महिलाओं का 50 से नीचे है तो नुकसान होएगा, पुरुषों का 40 से नीचे है तो नुकसान होएगा। महिलाओं को उसकी ज्यादा जरूरत है। HDL मतलब जो ग्लूकोज नसों में जमने नहीं देता, वो HDL है। ग्लूकोज को जमने नहीं दे रहा, ये देखो आप उल्टी बात हो रही है। LDL का जो कोलेस्ट्रॉल है वो मेरी नस नाड़ियों में जमने का में मदद करता है, लेकिन HDL जो है मेरी नस नाड़ियों से उखेड़ देता है। जो जमा कोलेस्ट्रॉल है उसको भी वो निकाल देता है। जो शर्करा लेके आई थी, जो मीठा लेके आया था आप में, और मेरे ट्राइग्लाइसराइड्स बढ़ने लगते हैं। आप अगर वो 150 से ऊपर है तो भी नुकसान पैदा होने लगता है। आपको सावधान होने की आवश्यकता, मतलब एक इंडिकेशन हैं, ये आपको बता रहे हैं, दर्शा रहे हैं कि आप अपना सावधान हो जाइए। आप सावधान हो जाएं। नुस्खों से काम नहीं चलेगा। नुस्खे, आपको अपने भोजन के प्रति सजग होना पड़ेगा कि कितना मैं खाता हूं तो कितनी कैलोरी खा रहा हूं और कितनी कैलोरी मेरे शरीर में पच रही है, तो ठीक है। लेकिन अगर वो अपने खासकर कार्बोहाइड्रेट के प्रति सावधान रहिए। इस प्रकार से एक आसन और कर लेते हैं, फिर आगे की बात करेंगे सर्पासन। आज मैं अधिकतर वो आसन करा रहा हूं, एक ही ले रहा हूं। हर पद्धति का, जो भारतीय योग संस्थान की पद्धति है उसका एक ही आसन ले रहे हैं, लेकिन वो सब आसन आपके पैंक्रियाज को सक्रिय करने के लिए, आपके पैंक्रियाज, लीवर और डियोडेनम के अंदर संतुलन बनाने के लिए कारगर है। करेंगे सर्पासन। दोनों पांव मिला लें, हाथों को नितंब पर ले आए पीछे की ओर, उंगलियां उंगलियों में फंसा लें और पीछे की ओर खींच दें। हाथों को पीछे की ओर खींच दें, नितंब पर टिकाए रखें। अब पहले पांव को उठाएंगे और फिर आगे से धड़ को उठा लें। नाभि पर शरीर का बैलेंस करें, धड़ को भी उठा लें। अब दाएं बाएं रोल करेंगे नाभि पर। बहुत सुंदर क्रिया है, पाचन के लिए, निष्कासन के लिए। उसकी मसाज हो रही है। अब आपके जो पेड़ू का स्थान है उस पे जमा चर्बी अपना स्थान छोड़ती है।
आपका जो वो स्थान है वो एक्टिव हो जाता है जिसकी आपको आवश्यकता है। दाएं बाएं खूब श्वास लेने का कार्य दाएं या बाएं, लेकिन जब नीचे आए तो श्वास भरा हो। जब आपकी नाभि पर रोल करेंगे तो नाभि जब नीचे टिकेगी तो श्वास भरकर आएंगे। घुटने नीचे ना लगने दें, आगे से धड़ को ना लगने दें, मसाज होने दें पेड़ों की, दाएं बाएं डोलते रहें, पेड़ों पर डोलें, पेड़ों पर डोलें, ना घुटनों को लगने दें ना सीने को लगने दें। बहुत प्रभावी क्रिया है। वापस शिथिल आसन दूसरी ओर। अब आपने देखा था जब ये स्थिति आपकी आने लगती है तो आपको और इंडिकेशन मिलने लगते हैं और सूचनाएं मिलती हैं। क्या 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 सूचनाएं मिलती हैं? आपको भूख और लगेगी क्योंकि इंसुलिन बढ़ रही है शरीर में, भूख अधिक लगेगी, बार बार खाने को दिल करेगा, लेकिन ये आर्टिफिशियल भूख है, सिर्फ मोटापा बढ़ाने वाली। आपको प्यास ज्यादा लगेगी, पानी पियो। आपका वजन घटना शुरू हो जाएगा, उल्टा काम। आपकी मांसपेशियों की शक्ति क्षीण होती चली जाएगी क्योंकि उनको ग्लूकोज नहीं मिल रहा, उनको एनर्जी नहीं मिल पा रही। आप थकावट रहेगी सारा दिन। आपकी त्वचा, खासकर महिलाओं की, क्योंकि उनमें हार्मोन के इम्बैलेंसेस शुरू हो जाएंगे, उनकी त्वचा रूखी रूखी होने लग जाएगी, उनको यूटीआई होगा, यूरिन का जो इन्फेक्शन है वो शुरू हो जाएंगे, विजाइनल जो ईस्ट हैं वो शुरू हो जाएंगे, रूखापन आ जाएगा। आप सावधान हो जाएं। आप उन अंगों को ना देखें, आप उसको रोकें जो ग्लूकोज रक्त में रुक रहा है। उसको रोकने के लिए आप अपने डाइट के प्रति सजग हो जाएं। आप अपने जो शरीर की क्रियाएं हैं उनको बढ़ा लें। देखो उल्टा है, एक तो थकावट आ गई तो आपका लेटने को मन करेगा, काम करने को दिल ही ना करेगा। लेटे लेटे भी क्योंकि बॉडी इंसुलिन रिलीज कर रही है, आप और पेड़ू खाएंगे, आप बिस्किट खाते रहेंगे या और कुछ चबाते रहेंगे। लेकिन सावधान रहें, अगर ये स्थिति बढ़ती रही साथियों तो एक और बीमारी आती है। एक आसन और करेंगे, फिर इस स्थिति को भी देखेंगे। अगर आपने ये स्थिति यहां रोक ली, आप भाग्यशाली हैं। आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। दोनों पांव मिला लें, दाईं ओर करवट लेते हुए पीठ के बल आ जाएं। एक आसन और करेंगे। भाव वही है, वात पित्त कफ के संतुलन को सुंदर बनाने के लिए हम करेंगे पादोत्तान आसन। दोनों पांव मिला लें, श्वास भरते हुए हाथ पीछे ले चलें, ताड़ासन की स्थिति, पांव को पांव की ओर खींच दें और हाथों को हाथों की ओर खींच दें। ना कोहनियों से हाथ मुड़े हों, ना पैर के घुटनों से पांव मुड़े हों, खींच कर रखेंगे, पंजे खींच कर रखें। अब पहले थोड़ी सी एड़ियां उठाएं, दोनों मिलाकर थोड़ी सी। आप सवते देखें आपका पेट खिंच गया है, उसकी सब मांसपेशियां बनाए रखें, इसको आलसी ना बने। अब श्वास भरते हुए दायां पांव बायां हाथ धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे। घुटने से पांव को नहीं मुड़ने देंगे, पांव जितना भी उठे ठीक है। बाईं एड़ी को उभार कर रखेंगे, श्वास भर कर रखेंगे।
एक डायगोनल इंपैक्ट आया है आपके पाचन तंत्र पर। पंजा छत की ओर खिंचा रहेगा, हाथ कंधे पर सीधा रहेगा, बाईं एड़ी हल्की सी उठी रहेगी। अब जितना धीरे वापस आएंगे उतना लाभ पाएंगे, धीरे 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 आएंगे ताकि संतुलन बने अंगों का। जो उतावले होकर करेंगे उनका संतुलन नहीं बनेगा, जो धीरे करेंगे उनके संतुलन सुंदर बनते जाएंगे। यही तो मुझे चाहिए। तो जो ग्लाइकोजन है वो मेरी वो क्रिया पेंक्रियाज से जो मतलब इंस्ट्रक्शन आई थी लीवर के पास, उसको वो पूरी तरह ओबे कर पाएगा। दोनों का एक तालमेल बन रहा है, धीरे धीरे वापस आ जाएं। अब श्वास भरते हुए बायां पांव दायां हाथ दूसरी ओर से, जितनी श्रद्धा से आसन को करेंगे उतना आपको लाभ मिलेगा। सैतु दीर्घ काल निरंतरो सात्विक सेवित है, ये पतंजलि ऋषि कहते हैं परिभाषा देते हुए। अभ्यास की क्या क्रिया होनी चाहिए? सैतु मेरा अभ्यास, दीर्घ काल लंबे समय तक हो, निरंतर हो, उसकी कंटिन्यूटी ना टूटे, कभी टूट गई फिर जोड़ दी, और सात्विक, और मेरी श्रद्धा जब भी मैं करूं तो ईश्वर को मैं समर्पित रहूं करते हुए। आंखें बंद रखो, अंदर अंगों को देखो, धीरे धीरे वापस, जितना धीरे आओगे उतना लाभ पाओगे। धीरे धीरे वापस आए। दोनों पांव दोनों हाथ श्वास भरते जाएं और उठाएं ऊपर। घुटनों से पैरों को नहीं मुड़ने देंगे, झटका मारकर पांव को नहीं उठाएंगे, बहुत धीरे धीरे उठाएं, उनकी एक रूपता बनाए रखें। अभ्यास करें, अभ्यास करें। ये ना सोचो कि ध्यान में ही ध्यान लगता है। पैरों को छूने का प्रयास ना करें, पैर सिर्फ नितंब पर सीधे रखें, ज्यादा हाथों की ओर ना लाएं, क्योंकि पेड़ू को फिर आराम मिल जाता है। बहुत सुंदर प्रयास। घुटनों से पैरों को नहीं मुड़ने देंगे, उनको सीधे रखें, उनमें खंभ ना आने दें। धीरे धीरे वापस। अंतर्मुखी रहें, अपने शरीर को अंदर से निहारें। शवासन, विश्राम। आसनों का कर्म समाप्त किया। अगर ये स्थिति लंबे समय तक आपके शरीर में बनी रहती है, यानी कि ग्लूकोज आपके रक्त में बढ़ता रहेगा, तो एक हाइपरग्लाइसीमिया की, जिसको हम कहते हैं, का रोग हो जाता है। यानी कोशिकाएं बिल्कुल, उसके द्रव्य बिल्कुल उनके रूप बदलने शुरू हो जाएंगे। आपकी केमिस्ट्री अंदर से बिल्कुल चेंज हो जाएगी। हाइपरग्लाइसीमिया की जब स्थिति आती है तो एक और साथ में आती है जो कीटोएसिडोसिस कहलाता है। यानी कि जो रक्त में जो मेरी वसा के रूप में जो मतलब मेरी फैट सेल्स थे, वो रक्त में उतरने शुरू हो जाते हैं। ये स्थिति खतरनाक। आपको डायबिटिक कोमा होता है, आप कोमे में आ जाएंगे।
आपको डॉक्टर की इस स्थिति में आपको डॉक्टर के पास जाना होगा, लेकिन ये स्थिति एक दिन में नहीं आती साथियों, ये सालों लगते हैं इस स्थिति तक पहुंचने के लिए। आप क्यों पहुंचने दें अपनी स्थिति को वहां तक? डॉक्टर क्या करेगा? अब जरा इसको मैं समझाने के लिए बता रहा हूं कि ये स्थिति ना आने दो। वो सारे लिक्विड शरीर से निकालेगा, उनको दोबारा बनाएगा आपके पेशाब के माध्यम से। दूसरा, आपके जितने इलेक्ट्रोलाइट्स थे उसके अंदर मिनरल्स होते हैं, साल्ट्स होते हैं, आपके अंदर ये दोष आ जाते हैं, आप बहकी बहकी बातें करने लग जाते हो, आप बावलों जैसे हो जाते हो। जब ये स्थिति आती है तो होता है क्या, आपके सोडियम के, पोटासियम के इम्बैलेंस बन जाते हैं। ये इलेक्ट्रोलाइट्स हैं मेरे, आपके कैल्शियम, सोडियम, पोटासियम, इनके इम्बैलेंस शुरू हो जाते हैं। इनको सारों को निकालना पड़ता है। फिर ये मेडिकल स्थिति है। आपको यहाँ फिर कुछ नहीं, आपको डॉक्टर के पास जाना है, तभी आप बच पाओगे। वो सारों को चेंज करेंगे, नए इंसुलिन की मात्रा नई देंगे, आपके सारे केमिकल जितने बॉडी में दूषित बन गए हैं इनको निकाला जाएगा और आपको एक रिफ्रेश किया जाएगा, लेकिन सावधान फिर भी होना पड़ेगा। अतः आपकी जिम्मेवारी बनती है कि मैं प्रतिदिन अपनी दिनचर्या, अपनी भोजन के प्रति सजगता, आपको इतनी कैलोरी इनटेक बनाओ अपने शरीर की कि आपको अधिक मात्रा में जो कुपोषण मेरे शरीर में पैदा होता है उसे मैं ना बनने दूं। आप ये डब्बे बंद की जितनी भी आपकी जो फूड्स हैं, भोजन है, आप कोशिश करें कि उसका जितना कम प्रयोग करेंगे उतना लाभ पाएंगे। अपने भोजन को प्राकृतिक बनाएं, मौसम के अनुसार बनाएं। जो मौसम लेके आया है उसकी कैलोरी, आप चाहे शुगर के पेशेंट हैं तो भी आम खाइए, ये सिद्ध हो चुका है अब। और अपने भोजन को सदैव बदलते रहिए। अब थोड़ी सी भोजन पे बात करेंगे। दोनों पांव मिला लें, दाईं ओर करवट लेते हुए उठकर बैठ जाएं। समय थोड़ा है, फिर मैं आपके क्वेश्चन आंसर भी लूंगा। मैं प्राणायाम नहीं करा पाऊंगा। अब आप बैठ के भोजन के बारे में समझेंगे। मैंने आपको बताया था कि जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो शर्करा के रूप में परिवर्तित होते हैं। शरीर देखो, हर एक चीज को शरीर अपने डिफरेंटली मतलब अपने अंदर पचाता है। वो रक्त में, क्योंकि भोजन मेरे शरीर की एनर्जी है, भोजन के बगैर ये शरीर चल नहीं सकता। आप इसको कब खाली रखना है, पेट को सावधान होकर रखिए, क्योंकि आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति, स्मृति लाभे सब इंद्रियाणाम। जितनी भी सारी मेरी इंद्रियां हैं प्रमोक्ष, उन सब इंद्रियों को एक ताकत मिलती है, सब नस नाड़ियों को एक शक्ति मिलती है। मिलेगी किसके? जब भोजन की सात्विकता होगी। आप शरीर में कुछ भी डालने से पहले देख लें, क्या मेरा शरीर, डालने से पहले, बाद में नहीं सोचना उसके बारे में, क्या मेरा शरीर को ये चाहिए कि अननेसेसरी तो नहीं है। आप किसी के घर गए, उसने आपको कुछ ऐसी चीजें पिला दी जो आपके शरीर के लिए नहीं थी, कहने को मान लिया जितने भी जूसेज हैं, चाहे उस पर कुछ रियल लिख रखा है जो फैक्ट्री में बनी है, कोई रियल नहीं है। जितने ग्लूकोज की मात्रा आप इस रूप में रहो, ईश्वर के जो मतलब है, दो तरह के कार्बोहाइड्रेट हैं, एक सिंपल, एक कॉम्प्लेक्स। जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, ईश्वर ने सारे कॉम्प्लेक्स दिए। क्यों दिए हैं? क्योंकि वो भोजन मेरी जो सलाइवा है, जो मेरे एंजाइम्स है मेरे पाचन तंत्र के, वो उसके साथ धीरे धीरे एसिमिलेट करेंगे, धीरे धीरे उसमें मिश्रित होंगे, मेरे शरीर को समय मिल जाता है। जितने ऐसे जो सिंपल होते हैं, जैसे चीनी है तो कार्बोहाइड्रेट, लेकिन जैसे ही खाओगे सीधी रक्त में चली जाएगी। उसको ना लीवर की जरूरत, ना उसे पैंक्रियाज की जरूरत, वो सीधी एकदम जाएगी। आपने जूस पिया, सीधा एकदम रक्त में जाएगा। ऐसी स्थिति आप ना आने दें।
कभी मान लिया आपने बहुत शारीरिक काम किया, तब आप एग्जॉस्ट हो गए, मान लिया आप 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर रेस करके आए, भाग के आए, तब आपको थोड़ा बहुत जूस की जरूरत होती है ताकि तब मेरे को इमीडिएट एनर्जी मिले। लेकिन आप प्रयास करें, जब तक आपकी आंत काम ना, आपके दांत और मुंह काम कर रहा है, तो आप ग्लूकोज मतलब जूस भी ना लें। आजकल क्या होता है, आजकल तो सब्जियों के भी जूस मिलने लग गए। ये घिया का जूस, ये पेठे का जूस, ये करेले का जूस। आप किसी से पूछ के देखना करेले वाले से, क्या उसने करेला साफ, मैं 10-10 साल के देखे हैं, मैंने 10 साल हो गए करेला पीते पीते, मैं शुगर में कितना फायदा हुआ, फायदा तो नहीं हुआ। तो क्यों पी रहे हो भाई, ईश्वर ने तो नहीं दिया। आप करेला खाओ, जूस आ गया नहीं अंदर ही। आप जामुन खाओ, जामुन की गुठलियां घिस घिस के उसको तो लेंगे, लेकिन जामुन को खाओ ना आप। और मौसम के अनुसार खाओ, क्योंकि शरीर 5 तत्वों का शरीर, उसकी कायनात उन पे आश्रित है, वो उसके अनुसार चल रही है। आप बदलते भी रहो भोजन को, एक को नहीं। मतलब आप मेथी दाना पी रहे हो, सालों से पीते आ रहे हो, नहीं, हर मौसम के साथ बदल जाओ। ईश्वर ने भी तो 2 महीने में सब फूल पत्ते सब्जियां फल सब बदल दिए ना। मेरे शरीर को भी ये बदलाव चाहिए। हर मौसम के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा है जो मेरे इन सब तत्वों के लिए मेरा मेरा काम करेगा। आप जरूर बदलें। दिनचर्या चक्र को भी समझेंगे, क्योंकि मेरे वात पित्त कफ के संतुलन इस सूर्य की गति से बंधे होते हैं। अगर इस गति को आपने, जैसे ही सूर्य निकलता है, आप अनिवार्य रूप से भोजन करें, लेकिन रात को 12 बजे खाओगे तो सवेरे तो भूख ही नहीं लगेगी। फिर उसका नाम रख देते हैं ब्रेकफास्ट। अपने पूर्वज तो खूब डट के खाते थे भाई, उठते ही, कभी जानते नहीं थे शुगर क्या होती है। आप जितना, ये जो संधि काल कहलाता है, संधि काल कौन सा होता है, जब अंधेरे और रोशनी का संगम होता है, यानी जब सूर्य निकलने लगता है, वो एक संधि काल कहलाता है। इसके जितना, और एक संधि काल सायंकाल होता है, शाम को होता है, जब सूर्य अस्त होने लगता है, तो भी एक संधि होती है रात और दिन की। दोनों संधि कालों के अंदर आप उसके आसपास अपना भोजन समाप्त कर दें। जब अंधेरा शुरू हो जाए, आपका पाचन का दरवाजा जब ईश्वर ने बंद कर दिया, प्रयास करें। ये नहीं जानता शरीर कि आप दुकान से कितने बजे आए हो या आप अपने काम से कितने बजे आए हो। शरीर ईश्वर चलाता है, मैं नहीं चलाता, ना आप चलाते। पर ये भरम मत रख लेना, ये चलाने वाला ऊपर। तो आप इन बातों को ध्यान करेंगे, आपको शुगर का रोग, आप बचे रहोगे। हाँ, अगर शुगर हो गई है, आप मीठे की मात्रा को कम कर दें या बंद कर दें। फलों से जो मीठा आ रहा है खाएंगे, फल मौसम के अनुसार खाएंगे। उन फलों को कम खाएं जिसमें मीठा ज्यादा है, लेकिन खाएं उनको भी। ये नहीं आम से बिल्कुल छुट्टी कर ली, लेकिन जूस के रूप में कुछ नहीं ले लोगे। आज ये जो मौसम है, इसमें अगर आपने, जैसे आलू बुखारा है, खाओ ना खूब। आड़ू है, जामुन है, कितनी बढ़िया है, खाओ, ईश्वर ने दिए ना। या बेरीज हैं, कितनी बेरी, या गवार की फलियां हैं, या ये जो सब्जियां हैं, सारी सब्जियां इस मौसम की, घिया तोरी टिंडा। ये नहीं कि मैं सर्दियों में जाके खाऊंगा, शरीर नहीं पचाएगा, चाहे आप कितनी कोशिश करना। आपको अब चाहिए, आप खाइए, आपको एनर्जी भी मिलेगी, आपके इंसुलिन के लेवल भी ठीक रहेंगे। अगर आप प्रयास करेंगे कि थोड़े समय में, जैसे जिनको शुगर हो गई है और वो 150 से ऊपर है, और या मतलब जो फास्टिंग वाली है वो 100 के आसपास रहती है, तो आप कोशिश, क्योंकि उसमें तो कुछ पच ही नहीं रहा, फिर 100 से ऊपर आ गई है, तो आप कोशिश करेंगे, आप थोड़ी मात्रा में खाएंगे, लेकिन थोड़ी देर देर में खाएंगे। ये नहीं कि सारी चीजें इकट्ठी करके खा लो।
जितना आप एक ही तरह का फल खाओगे उतना आपको लाभान्वित रहेगा, क्योंकि भोजन को, शरीर को उसे अलग अलग नहीं करना पड़ेगा, उस शरीर का काम आप घटा दोगे, आपका पाचन सुंदर बनता चला जाएगा। आपका निष्कासन ठीक रहे ये भी ध्यान करिए, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन भी इसके अंदर योगदान देगी। आप पानी की मात्रा बढ़ा दो, 10 गिलास कम से कम, मटके वाला ठंडा पानी, कोई ठंडी चीज मत लो आप। अननेसेसरी की कैलोरी, जिसमें शरीर को कुछ नहीं मिलता, लेकिन कैलोरी इंटेक शरीर को, उस पर काम बहुत ज्यादा करना पड़ता है। आइसक्रीम खाई आपने, कैंपा पी या कोका कोला पी, या मतलब इस तरह के जितने भी ब्रेवरेजेस पी, आपको सिर्फ नुकसान के, कोई फायदा नहीं। बेकरी की चीजें डेड फूड है, आप बिस्किट को या दूसरा रस के पैकेट को आप 1 साल तक और रख दो तो भी कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि वो डेड है। रोटी को रख के देख लो, ये आप खुद अनुभव किया करो, योग के साधक हो, आप समझोगे इन बातों को। अगर ये बातें को ध्यान करोगे आप, तो आप शुगर के रोग को जीत लोगे। इन नियमों का, ईश्वर के नियमों का पालन करोगे।